हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का टॉप 20 सीरीज का पार्ट 15 पढ़ने वाले हैं। हाँ, थोड़ा आप लोग परेशान हो रहे हैं कि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं सर, याद नहीं हो रहा है कोलॉजी। तो देखो भाई, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर हर चीज़ें आपको याद करने के चक्कर में पढ़ना नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिकली, जैसे मैं आज के क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमेटेनिक एजेंट्स आप एकदम डिट्टो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो याद करने का प्रयास कर रहे हो। नहीं, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। एक एक बातें याद नहीं हो पाएगी, मुझे पता है, लेकिन आप मतलब तो समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव बोल रहा हूँ या हिमेटेनिक बोल रहा हूँ, आज मैं एंटी कोएगुलेंट पढ़ाऊंगा। क्या होता है हिमेटेनिक एजेंट? एक स्टेप ये होता है डेफिनेशन, जिसको कहते हैं। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात होती है कि हिमेटेनिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा परेशान हो रहे कि सर इतने सारे ड्रग्स याद रखने हैं। तो देखो भाई, क्लासिफिकेशन से एमसीक्यूज भी बनते हैं और जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है उन्हीं को याद रखना है। और इंपॉर्टेंट ड्रग्स को मैं हाईलाइट कर दिया करूंगा और करता रहा हूं। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है उसके एक एक ड्रग्स को सब कुछ याद करना है। अदरवाइज नॉर्मल को उतना ज़्यादा नहीं। जैसे हिमेटेनिक एजेंट में इसके क्लासिफिकेशन बहुत ईजी हैं। देखने से आपको शायद बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा, बाप रे इतना बड़ा क्लासिफिकेशन है, कुछ नहीं 2 मिनट में याद करा दूंगा, है कि नहीं? तो सारे ड्रग्स नहीं लिखने होते। ये केडी त्रिपाठी का क्लासिफिकेशन का चार्ट है, ये चार्ट के फॉर्मेट में बताऊंगा। इतने सारे नहीं लिखने हैं, हर कैटेगरी के अंदर दो दो तीन तीन ड्रग। अब क्लासिफिकेशन थोड़ा सा 2-4 बार तो पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग सोचोगे बिना कुछ देखे सीधा तुरंत से हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। हर कैटेगरी के ड्रग्स के 3 चीजें आप पढ़ लो, सफिशिएंट है। क्या क्या? डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। डेफिनेशन मतलब होता है परिभाषा, वो है क्या। और क्लासिफिकेशन यानी वो कितने टाइप्स के, अगर चार्ट वगैरह बना देते हो तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन की मैं बात करूं तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में उसके क्या काम है, कैसे काम करता है, वो चीज़ें करना होता है, ठीक है। एंड आंसर आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। मेन मेन वर्ड को इंग्लिश में लिखना, अगर आप चाहते हो हिंदी का सहारा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना इंग्लिश में लिखना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। जैसे आज का क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट हिमेटेनिक एजेंट एंड एंटीकोएगुलेंट। मैंने एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 टॉपिक कवर किया है, राइट। अब एग्जाम में ये जरूरी नहीं कि दोनों आएगा। आप लोग डर जाते हो कि सॉरी ये क्वेश्चन में इतना पढ़ा रहे हो, क्या इतना सारा आएगा? नहीं, मैं इस तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपका पेपर का लगभग जो सिलेबस के जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब कवर हो जाए क्वेश्चन फॉर्मेट में, है ना। हाँ, तो हिमेटेनिक एजेंट्स और एंटीकोएगुलेंट्स आपको पढ़ना है। या तो क्वेश्चन हिमेटेनिक एजेंट्स पे आएंगे या एंटीकोएगुलेंट्स पे आएंगे। अगर शॉर्ट आएगा तो थोड़ा सा लिखना, लॉन्ग आएगा तो ज़्यादा लिखना, है कि नहीं। हाँ, यहाँ से एमसीक्यूज जो बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में और जो बन सकते हैं उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करा दूंगा पढ़ाने के बाद, तो घबराने की बात है ही नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ एक बार कम से कम सुन तो लो। बहुत सारे बच्चे हैं कि देखो पहली क्लास में कितने बच्चे देखे हैं और अभी के टाइम पे आप जाके देखो कितने बच्चे देख रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कि कितने सारे बच्चे हिम्मत हार चुके हैं और जो बीच रास्ते में ही हिम्मत तोड़ चुके हैं। मैं कहता हूँ कि पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, वो बेटर है, वो बेटर है। लेकिन जो पढ़ना ही छोड़ दिए हैं वो बेकार है, उनका फेल होना तय है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं हो रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं और वो एग्ज़ाम में कुछ रिलेवेंट लिख पाएंगे। मैं आपको एक और भी मंत्र देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में लिखने का तरीका होता है। अक्सर जैसे कॉपी चेक करने के लिए मैं बहुत सारे टीचर से बात करता हूँ जो कॉपी चेक करते हैं, प्लस मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, एक टीचर हूँ, तो प्रॉपरली कॉपी एवेल्युएशन वगैरह देखता हूँ। तो देखो भाई, आप ये जो भी कॉपी चेक करने वाला ये उम्मीद नहीं करता है कि बच्चा एकदम किताबी भाषा में आंसर एकदम डिट्टो लिखे, नो, है ना। समझ रहे हो बात को? लेकिन आप समझो तो कि हिमेटेनिक एजेंट क्या है। मतलब आप इसके बारे में जो जानते हो सके आप इसके बारे में जो भी जानते हो वो लिखो, मतलब अपने शब्दों में ही लिखो, लेकिन इसके बारे में कि हाँ भैया ये खून बनाने में मदद करता है, कम से कम ये तो लिखो। अब ये हिमेटेनिक एजेंट कह दोगे कि कब्जियत के शिकायत को ठीक करता है तो नंबर थोड़ी दे देंगे, नहीं देंगे। तो कम से कम, मतलब समझ रहे हो बात को, किताबी लैंग्वेज में ना हो, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि आप इसका मतलब तो जानो ताकि वो आपको नंबर देके पास कर सके, क्योंकि उसके ऊपर भी एक प्रेशर रहता है। वो गलत चीज़ें लिखोगे तो फिर अगर जो समझ रहे हो बात है उसके ऊपर भी एक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस टॉपिक से संबंधित
जो जानते हो वो अपने हिसाब से लिखना, पॉइंट वाइज आंसर लिखना, थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना, फ्लो चार्ट वगैरह बनाना, नंबर अच्छे मिलेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ, हेमेटेनिक एजेंट एक बार पूरी टॉप 20 रिवीजन भी करा दूंगा, काहे टेंशन लेते हो, एक बार कंप्लीट तो हो जाए, पूरी टॉप 20 फिर से रिवीजन करा दूंगा। बोलो, मात्र 2 या 3, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 लेक्चर में, थोड़ा स्पीड में, लेकिन वो होगा वही कि जो पूरे टॉप 20 पढ़ा है, क्योंकि मैं स्पीड में रिवीजन करवाऊंगा। चलो भाई, हेमेटेनिक एजेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या होते हैं हेमेटेनिक एजेंट्स, सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, हीम का मतलब ही होता है क्या, ब्लड। तो ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। एक्चुअली ये क्या करते हैं, आपके ब्लड की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, ब्लड में आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं और हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने का काम करते हैं। जिसके ब्लड में खून की कमी जमते हो, एनीमिया के ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होते हैं। तो खून की कमी में एक्चुअली इसका इस्तेमाल होता है हेमेटेनिक एजेंट्स का। एक्चुअली आपके ब्लड में जैसे हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, आरबीसी कम हो गया है, तो वैसे कंडीशन में हेमेटेनिक एजेंट्स मतलब अमृत है, वो आपके ब्लड में आरबीसी के फॉर्मेशन करवाते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। समझ रहे बात को? हाँ, तो वही बोला, हेमेटेनिक एजेंट्स क्या है, एजेंट्स विच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, इंक्रीजिंग द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड लेवल, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लेवल मतलब हीमोग्लोबिन के बनने की प्रक्रिया को और बढ़ाता है। दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? हेमेटेनिक एजेंट्स ऐसे पदार्थ हैं जो रक्त की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण और स्तर बढ़ाते हैं, है ना। इसका उपयोग एनीमिया के उपचार में किया जाता है। एनीमिया इज जनरली कॉज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। अब एनीमिया किस किस कारण से होते हैं वो दिखाया गया है, ठीक है। तो देखो भाई, एनीमिया आपके मेनली डेफिशिएंसी इन चीज़ों की हो जाती है, डेफिशिएंसी, है ना। अगर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। जैसे आयरन की कमी से एनीमिया होता है, क्योंकि मैंने बताया है कि एनीमिया के बारे में एक जनरल टर्म आप लोगों को मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। एनीमिया को सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें आप जब पढ़ते हो तो क्या बोलते हो, एनीमिया क्या होता है भाई, ब्लड की कमी। ब्लड की कमी को क्या कहते हो, एनीमिया कहते हो, करेक्ट। हाँ, ब्लड की कमी को सर हम एनीमिया कह देते हैं। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, ब्लड में क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसकी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो एक्चुअली ब्लड में हम लोग आरबीसी की कमी हो जाती है तब उसको एनीमिया कहते हैं। किसकी कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। समझ रहे बात को? अब आरबीसी में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी को भी एनीमिया ही कहते हैं। समझ रहे बात को? हाँ। अब हीमोग्लोबिन किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट लगा हुआ है ना, हीम का मतलब होता है आयरन, हीम का मतलब होता है आयरन, क्या, Fe का मतलब हो गया आयरन। तो आयरन की कमी भी अगर आपके बॉडी में हो गई तो भी एनीमिया कहलाएगा, क्योंकि ये आयरन बहुत जरूरी है हीमोग्लोबिन के बनने के लिए। अगर मान लो आयरन की कमी हो गई, समझो बात को, अगर मान लो आयरन की कमी हो गई तो आयरन की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना नहीं बन सकता। तो आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसी कम हो जाएगी, आरबीसी कम हो जाएगा तो एनीमिया होगा। एंड अनीमिया बीमारी यानी कि खून की कमी की बीमारी का सबसे प्राथमिक लक्षण है फटीगनेस। फटीगनेस मतलब क्या होता है सर, ऑलवेज थकावट, हर समय पेशेंट थका हुआ फील करेगा, कमजोर फील करेगा, वीकनेस फील करेगा, है ना। हाँ, और ज़्यादा कॉमन फीमेल में होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में ब्लड लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पीरियड्स होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, डिमांड बढ़ जाते हैं आयरन की। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये होता है एनीमिया। और इसी एनीमिया के कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए जो खून में आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, इसको पूरा करने के लिए दिया जाता है हेमेटेनिक एजेंट। यानी हेमेटेनिक एजेंट आपकी ब्लड की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, और ये एनीमिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। जनरली आपके एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो मैंने बताया आयरन की कमी से, क्योंकि पता है आयरन कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, राइट। हाँ, अब इसको हम लोग आयरन की कमी से जो होता है वो हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहलाता है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी के बेहतर बनने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कुछ मैचुरेशन फैक्टर होते हैं। मैचुरेशन फैक्टर मतलब समझते हो, जो आरबीसी को मैच्योर करता है, मैचुरेशन फैक्टर, मैचुरेशन फैक्टर होते हैं जो आरबीसी को परिपक्व करने का काम करता है। वो होता है कौन कौन, विटामिन बी9 जिसको हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं, और होता है विटामिन बी12 जिसको हम लोग साइनोकोबालामाइन कहते हैं, साइनोकोबालामाइन कहते हैं, साइनोकोबालामाइन, करेक्ट। हाँ, साइनोकोबालामाइन। तो ये दो होते हैं आपके मैचुरेशन फैक्टर्स जो कि आपके क्या करते हैं,
है ना, ये आरबीसी को मैच्योर करने का काम करते हैं। तो अगर मान लो इसकी भी कमी हो गई, विटामिन B9 और B12 की भी कमी हो गई, विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड और विटामिन B12 ये सब मैच्योरेशन फैक्टर्स हैं, अगर इसकी भी कमी हो गई तो आरबीसी सही से मैच्योर नहीं बन पाता है, जिससे ओवरऑल ब्लड की क्वालिटी खराब हो जाती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। तो ओवरऑल आपके बॉडी में डेफिशिएंसी किस चीज़ की हो रही है, आयरन की, फॉलिक एसिड की, विटामिन B12 की, ठीक है। हाँ, तो एनीमिया जब इस कारण से हो रहा है तो एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं, हेमाटेनिक एजेंट्स देते हैं। हेमाटेनिक एजेंट्स क्या होते हैं, तो वो आपके ब्लड में आरबीसी जो कम हो रहा है, जैसे आरबीसी की कम बन पा रहा है या फिर हीमोग्लोबिन कम बन पा रहा है, उसके लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब हेमाटेनिक एजेंट्स में क्या क्या होते हैं, चूंकि आयरन की कमी हो रही थी तो यहाँ आयरन दे देंगे। देखो हेमाटेनिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन बहुत आराम है, आसानी से। एक तो आयरन की कमी हो रही थी तो हम आयरन दे देंगे। अब वो आयरन ओरल भी हो सकता है ना, आयरन का भाई फॉर्मुलेशन होता है, तो आयरन का ओरल आयरन जो टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं, और पेरेंट्रल जो ड्रिप कर सकते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर आईवी फ्लूइड के माध्यम से दे सकते हैं। या फिर कुछ मैच्योरेशन फैक्टर है, मैंने बताया मैच्योरेशन फैक्टर की भी कमी से एनीमिया होता है, तो मैच्योरेशन फैक्टर दे देंगे। और कुछ एडजुवेंट हिमेटेनिक्स हैं। अब आपको मेनली यहाँ पे 2 पॉइंट्स, 2 टेबल बनाना है, ज़्यादा नहीं कुछ। एक आयरन, जो कि आयरन होता है, क्योंकि हेमेटेनिक्स में आयरन आते हैं, पता है ना, और मैच्योरेशन फैक्टर्स आते हैं। आयरन में एक होता है ओरल आयरन और एक होता है पेरेंट्रल आयरन। ओरल आयरन में इतने सारे ड्रग लिखे हुए हैं, तो क्या सभी इतने सारे लिखना है? नहीं। आपको पहचानने का तरीका सिंपल सा है कि आपको फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, तो देखो भाई फेरस वर्ड तो लगा होता है लास्ट में, 8 वर्ड लगा होता है, फेरस और 8 वर्ड लगा हुआ है लास्ट में, तो लगभग वो समझ लो कि वो क्या है, वो क्या है, आपका ओरल आयरन प्रिपरेशन है। ओरली आप आयरन को है बहुत सारे, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है 2-4 ही है, ठीक है। फेरस सल्फेट, देखो फेरस यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन फेरस के साथ साथ 8 भी लगा हुआ है, 8 सल्फेट, फ्यूमरेट, ग्लूकोनेट, तो फेरस सक्सीनेट, फेरस अमोनिएट, फेरस अमोनियम सिट्रेट, है ना। तो ये काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जो कि आपको उतना डिटेल में तो पूछेगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो फेरस सक्सीनेट तक जाएगा, फेरस अमोनिएट या फेरस अमोनियम सिट्रेट तक जाएगा, उससे ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा कॉमनली एग्जाम में आपके, जैसे मैंने अभी आपके सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर कुछ दिन पहले मैंने एक पेशेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन सेट किया था। अगर कोई पेशेंट है जिसकी आपका हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, तो उसको कौन सा ओरल आयरन प्रिपरेशन दिया जाएगा, तो मैंने नहीं सेट किया था, ये आपके कोलोजी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो भैया वहाँ पे ऑप्शन में था फेरस सल्फेट। क्या था ऑप्शन में? फेरस सल्फेट, क्योंकि ये हेमेटेनिक एजेंट्स है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ओरल आयरन में फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फेरस लगा लगा के 2-3 गो ड्रग है, याद कर लो। फिर है पेरेंट्रल प्रिपरेशन, पेरेंट्रल आयरन है कि नहीं, हाँ। पेरेंट्रल मतलब होता है इंजेक्शन के फॉर्म में, जैसे आयरन डेक्सट्रन, आयरन डेक्सट्रन, ये देखो ये आयरन डेक्सट्रन है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में है। ये आपके क्या कहते हैं, आयरन डेक्सट्रन है। 4 क्या कहते हैं, फिर है फेरस सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज एंड आयरन आइसो माल्टो, क्या कहते हैं, माल्टोसाइड 1000। इतना याद भी नहीं रखना है, आप 2-3 चीजें याद लिख दोगे एग्जाम में, काम बन जाएगा, आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपसे, मैं बता रहा हूँ ना, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। आयरन डेक्सट्रंस और फेरस सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, बहुत हो गया। आयरन डेक्सट्रन, फेरस सुक्रोज, इसमें 8 नहीं लगा हुआ है, देखो नहीं लगा हुआ है, यहाँ फेरस क्या कहते हैं, सब में 8 लगा हुआ है, सल्फेट, फ्यूमरेट, ग्लूकोनेट, यहाँ फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होते हैं पेरेंट्रल आयरन। अब है मैच्योरेशन फैक्टर, जो आरबीसी को मैच्योर करने का काम करता है। मैंने बताया था 2 होता है, एक विटामिन B12 होता है और विटामिन B9, जिसको हम लोग फॉलिक एसिड कह रहे हो, ये B9 है। B12 के अंदर आ जाते हैं साइनोकोबालामाइन, क्या क्या आ जाते हैं, साइनोकोबालामाइन और हाइड्रोक्सीकोबालामाइन, है ना, साइनोकोबालामाइन और हाइड्रोक्सीकोबालामाइन। देखो साइनोकोबाला या तो मिथाइल कोबालामाइन, कोबालामाइन लगा होता है, क्योंकि आपका विटामिन B12 का नाम ही है साइनोकोबालामाइन, राइट। एक सेकंड रुक जाओ, फर्स्ट ईयर की क्लास है, उसको भी थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ाना होगा, 10:30 बजे कर देते हैं उसकी क्लास को। एक्चुअली समझे, इसी तरीके से मेरा लेट हो जाता है। अब मैं आपकी क्लास में हूँ तो अब आपकी क्लास को बंद थोड़ी कर दूंगा, अब किसी क्लास में थोड़ा लंबा खिंच गया तो मैं क्या करूँ। चलो, तो आपको मैंने क्या बताया, साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन, मिथाइल कोबालामाइन, फॉलिक एसिड में फॉलिनिक एसिड वगैरह हो गए।
एडजुवेंट में आपके कॉपर और पायरिडॉक्सिन है, मन करे तो लिखो, नहीं मन करे मत लिखो। मेन है यही आपके विटामिन B12, हो सके मैच्योरेशन फैक्टर में आप ज़्यादा नहीं लिखना चाहते हो, सिर्फ ये लिख दो विटामिन B12 जिसमें साइनोकोबालामाइन है, फॉलिक एसिड जिसको B9 कहते हैं, फोलिनिक एसिड, बस इतना लिख सकते हो। बस यही तो है हेमेटोनिक्स का क्लासिफिकेशन। तो इतना डरना किस बात का, इतना को याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा मेरे दोस्त, कोलोजी पढ़ रहे हो। हेमेटोनिक्स में आयरन है और मैच्योरेशन फैक्टर्स है, और क्या कहते हैं आयरन में ओरल आयरन है, पेरेंटल आयरन है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के, वन बाय वन सबके बारे में। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसका, आयरन प्रिपरेशन का, ठीक है। हाँ, तो आयरन प्रिपरेशंस में जैसे ये आयरन के प्रिपरेशंस हैं, जैसे आपके फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, ये सब फेरस सल्फेट, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज जो आपके हैं, यानी कि चाहे वो ओरल हो या फिर आयरन प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो ओरल हो या पेरेंटल हो, वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है आपके बॉडी में, आप बताओ क्या करेगा। तो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में मदद करेगा, क्योंकि आयरन है, आयरन के बिना हीमोग्लोबिन बन नहीं पा रहा है। तो ये क्या करता है, रिप्लेनिश बॉडीज आयरन स्टोर, बॉडी में जो आयरन की स्टोर कम हो गए थे उसको रिप्लेनिश करता है, यानी वापस से भरता है। एंड सपोर्ट हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इन द बोन मैरो, एंड बोन मैरो में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को बढ़ाता है। कह रहा आयरन प्रिपरेशंस, यानी जो जैसे फेरस सल्फेट या फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज शरीर में आयरन के भंडार को पुनः भरती हैं, जो खत्म हो गया था उसको भर रहा है, और बोन मैरो में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में समर्थन देती हैं। कैसे, तो आयरन एब्जॉर्ब्स इन द डुओडेनम एंड अपर जेजुनम, यानी आयरन जो है वो आपके डुओडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डुओडेनम और अपर जेजुनम में क्या कहते हैं एब्जॉर्ब होता है, यानी आयरन डेडुनम और डुओडेनम और अपर जेजुनम में अवशोषित होता है। इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू हीमोग्लोबिन इन डेवलपिंग एरिथ्रोसाइट्स इन द बोन मैरो, यानी यह बोन मैरो में विकसित हो रहे एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन का हिस्सा बनता है। जाहिर सी बात है, ये जो हीमोग्लोबिन बन रहा है ना बोन मैरो में, बोन मैरो क्या होता है, हड्डी जो बड़े लंबे, यहाँ पे रेड बन मैरो में, यहाँ पे आरबीसी बनता है, उसी के अंदर हीमोग्लोबिन बन रहा है, तो उसमें से हीमोग्लोबिन का आयरन वो हिस्सा बनता है। एंड रीस्टोर आयरन लेवल्स नीड फॉर नॉर्मल एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस मतलब है आरबीसी के बनने की प्रक्रिया, एरिथ्रोसाइट के बनने की प्रक्रिया एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। कहीं पे भी पोएसिस लग जाए यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जो नॉर्मल एरिथ्रोपोएसिस है आरबीसी के बनने की प्रक्रिया, उसके लिए आयरन को वापस से रीस्टोर करता है, यानी ये सामान्य एरिथ्रोपोएसिस के लिए आवश्यक आयरन की स्थिति को पुनर्स्थापित करने का काम करता है। कौन, ये आपका आयरन प्रिपरेशंस, ठीक है। इस तरीके से ये आपको मदद करता है। यानी आपको मैंने क्या बताया, जो आयरन प्रिपरेशन है, चाहे वो फेरस सल्फेट है या फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज है, यह आपके बॉडी में आयरन के स्टोर को रिप्लेनिश करता है, वापस से भंडार को भरता है, एंड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में मदद करता है। कैसे, तो ये सबसे पहले इंटेस्टाइन में डुओडेनम या जेजुनम में एब्जॉर्ब होता है, एंड ये फिर बोन मैरो में जो हीमोग्लोबिन बन रहे हो, तो ये आरबीसी बन रहा था उसका पार्ट बनता है, उसमें हेल्प करता है, एंड वहाँ पे एरिथ्रोपोएसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर फॉलिक एसिड क्या करता है सर, फॉलिक एसिड जिसको हम लोग विटामिन B9 कहते हैं, मैंने बताया फॉलिक एसिड हो चाहे वो आपका B9 हो या B12 हो, ये दोनों मैच्योरेशन फैक्टर हैं। तो फॉलिक एसिड क्या करता है, प्रमोट्स डीएनए सिंथेसिस एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है आपके बॉडी में, एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि फॉलिक एसिड डीएनए संश्लेषण तो करेगा ही आपका, साथ ही साथ लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्व होने को बढ़ाता है। समझ रहे बात को, अगर इसकी कमी होती है तो आरबीसी बच्चा रह जाता है ना। माता पिता भले ही बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन उसको खिलाता है, बड़ा करता है कौन, दादा दादी। तो अगर दादा दादी ना हो तो बच्चे में संस्कार नहीं आ पाता है कि नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग के दादाजी ही आधा से ज़्यादा बात हमको दादा दादी सिखाए हैं, माँ बाप तो बाद में बताएं, है कि नहीं, क्योंकि मम्मी पापा से इतना डर ही लगता था, लेकिन दादा से डर नहीं लगता था। तो जाहिर सी बात है, मैच्योर किसने किया, दादा दादी ने किया। तो वही वाली बात है, परिपक्व किसने किया, तो वही वाली बात है कि बनाया बने आयरन, लेकिन मैच्योर करने का काम आरबीसी को B9 और B12 कहते हैं, ठीक है। हाँ, आजकल का बच्चे लोग क्या होता है कि जैसे तनी को शादी हुआ, एक दो बच्चा हुआ, ए जी हम नहीं बनाएंगे खाना, वह अलग कर लेता, अपना पति को लेके अलग हो जाती है। उसका बच्चा भविष्य में क्या सीखेगा, क्या सीखेगा बताओ। आज के टाइम पे ये मतलब क्या सीखेगा, जाहिर सी बात है भविष्य में उनको भी कष्ट होगा, उनके बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिलेगी। हम लोगों को शुरू से ये शिक्षा मिलता रहा कि हमारी मम्मी जी दादा से मतलब बहुत डरती थी, दादा दादी से मतलब एकदम माता पिता के जैसे होता है ना, जैसे हम लोग मम्मी पापा से हल्का डरते हैं, वैसे वो उसी तरीके से होता था। तो हमने सीखा कि नहीं दादा दादी का क्या महत्व है जीवन में, क्योंकि हम देखे अब मेरा बच्चा होगा, हम लोग कनियन आएगी कहेगी न, मुँह फुला लेगी कि नहीं हम माँ बाप जो हम कहाँ खाना बनेबो, होता है ना, ऐसे करेगी।
तो फिर मेरा बच्चा क्या सीखेगा? तो वही वाली बात है कि मैच्योर किसने किया। तो ये एक तरीके से सोशल मैसेज भी है, ऐसा नहीं करना चाहिए आज की लड़कियों को। दादा दादी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मोबाइल और टीवी के दुनिया में दादा दादी जो ज्ञान दे देंगे वो कोई नहीं दे पाएगा, है ना। दादाजी का पहला मित्र जो बचपन में था, अंतिम मित्र होता है पोता, और पोता का पहला मित्र होता है दादा, है ना। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आप लोग भी बड़े होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, उनको दादा दादी के संगत में प्रयास करिएगा रखने का। किसी के नहीं होंगे तो समझ लो कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपको मौका मिला है। आपके माता पिता हैं, उनके दादा दादा हैं, दादा दादी, किसी का नहीं रहता है। सोचो, नहीं रहता तो बात अलग है, लेकिन रहते हुए कोई अलग कर देता है, ये गलत बात है। चलो, फॉलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूं तो जस्ट लाइक दैट मैच्योरेशन फैक्टर है, ये आरबीसी को मैच्योर करने का काम करता है। मैकेनिज्म एक्ट्स एज कोएंजाइम, ये कोएंजाइम की तरह काम करता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए के सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ नॉर्मोब्लास्ट इनटू द रेड ब्लड सेल्स, यानी नॉर्मोब्लास्ट को रेड ब्लड सेल में मैच्योर करने का काम यही करता है B9, यानी ये नॉर्मोब्लास्ट को लाल रक्त कोशिकाओं में बदलने और परिपक्व होने का काम करता है। करेक्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी। यस, अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है तो ड्यू टू फोलेट डेफिशिएंसी, फोलेट मतलब होता है फॉलिक एसिड, तो यहाँ पे कई सही करता है। याद रखना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B9 एंड B12 की कमी से होता है, ठीक है। तो ये वो काम करता है। उसके बाद है विटामिन B12। विटामिन B12 क्या होता है सर? विटामिन B12 इसी को साइनोकोबालामाइन या हाइड्रोक्सीकोबालामाइन कहते हैं। ये क्या करता है सर? तो ये क्या करता है, विटामिन B12 इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस। विटामिन B12 बहुत ज़्यादा जरूरी है डीएनए सिंथेसिस के लिए एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए, यानी विटामिन B12 डीएनए संश्लेषण और न्यूरोलॉजिकल के लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ बिल्कुल, नर्व्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एंड वर्क्स विथ फॉलिक एसिड, मैकेनिज्म क्या, ये भी फॉलिक एसिड के साथ काम करता है डीएनए के सिंथेसिस में, यह फॉलिक एसिड के साथ मिलकर डीएनए संश्लेषण में मदद करता है। डेफिशिएंसी, इसकी भी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और न्यूरोलॉजिकल लक्षण आते हैं, ठीक है। तो चलो मेरे साथ एक बार रिवीजन करो, क्योंकि बच्चों का शिकायत आ रहा है कि सर कोलॉजी में मतलब पढ़ तो रहे हैं सर, समझ में भी आ रहा है, याद नहीं हो रही है। तो मैं सोचूंगा कि थोड़ा 2 दिन लेट से कंप्लीट हो, लेकिन मैं याद करवाऊंगा। चलो सारे बच्चे बताओ, हिमाटेनिक का मतलब क्या समझे? क्या समझे मेरे साथ बोलो, क्या होता है हिमाटेनिक? कुछ अपने बारे, अपने शब्दों में लिखो, कोई 1-2 लाइन, क्या होता है हिमाटेनिक बताओ। स्पर्म बनाने में मदद करता है। भाई एक बार टॉप 20 पढ़ लो, फिर सब कुछ अलग अलग करा देंगे, सारे क्लासिफिकेशन, टॉप 10 क्लासिफिकेशन का एक अलग क्लास ले लेंगे। लेकिन आप जो सोचोगे कि ये छोड़ देंगे तो ये फंस जाओगे, है ना। क्योंकि क्लासिफिकेशन से MCQ भी बनते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। लॉन्ग के लिए मैं बता दूंगा कि हाँ 10 में से यही आएगा, लेकिन शॉर्ट MCQ कहाँ से करोगे? टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़ो। इसको करने के बाद जो आप अलग से तिगड़मबाजी कर सकते हो कर लेना। हाँ वेरी गुड। ये हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं खून की कमी को पूरा करते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं खून की क्वालिटी बढ़ाते हैं, खून में RBC की मात्रा को बढ़ाते हैं, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, सब सही है ना। यही तो अपन को चाहिए, यही तो चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल। चलो, तो ऐसे एजेंट जो क्वालिटी ऑफ ब्लड को इंक्रीज करते हैं, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं और एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। वेरी गुड। एनीमिया जनरली किसकी कमी से होता है? कौन कौन से फैक्टर्स? आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से होता है। इसके क्लासिफिकेशन में 2 मेन पार्ट हैं, एक आयरन है और मैच्योरेशन फैक्टर है। आयरन में ओरल आयरन है और पेरेंट्रल आयरन है। ओरल आयरन में फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सक्सीनेट, फेरस अमोनिएट, फेरस अमोनियम सिट्रेट। जबकि पेरेंट्रल आयरन में आयरन डेक्सट्रन, फेरन सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, ये सब है। मैच्योरेशन फैक्टर में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है, जिसमें साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन, मिथाइल कोबालामाइन है, और इसमें फॉलिक एसिड में फॉलिनिक एसिड है। अभी तुरंत से याद करोगे तो क्या एग्जाम तक याद रहेगा? नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले जस्ट देख के जाना, मैं बता दूंगा ये क्लासिफिकेशन देख के जाओ, लेकिन पढ़ो, सब जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। आयरन प्रिपरेशन जैसे फेरस सल्फेट या फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, ये क्या करते हैं? आपके बॉडी में आयरन के स्टोर को रिप्लेनिश करते हैं एंड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में मदद करते हैं इन द बोन मैरो। कहाँ पे? बोन मैरो में। मैकेनिज्म, ये एब्जॉर्ब होता है डुओडेनम और अपर जेजुनम में, एंड फिर ये इनकॉर्पोरेट होता है हीमोग्लोबिन के डेवलपमेंट में, जो कि एरिथ्रोसाइट बनता है ना RBC में, सॉरी बोन मैरो में, वहाँ पर ये जाके हेल्प करता है। एंड ये आयरन के लेवल को रीस्टोर करता है, नॉर्मल एरिथ्रोपोएसिस,
रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। फॉलिक एसिड जिसको हम लोग विटामिन B9 कहते हैं, फॉलिक एसिड प्रमोट करता है डीएनए सिंथेसिस, करेक्ट, मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल के मैचुरेशन में मदद करता है, एंड को एंजाइम की तरह काम करता है। न्यूक्लिक एसिड यानी क्या, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में मदद करता है। एंड मैचुरेशन ऑफ नॉर्मोब्लास्ट इनटू द रेड ब्लड सेल, यानी देखो नॉर्मोब्लास्ट पहले बनता है तब जाके रेड ब्लड सेल बनता है, तो नॉर्मोब्लास्ट को एक्चुअल आरबीसी में बनाने का काम यही करते हैं B9, और इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने में मदद करता है। विटामिन B12 जो कि साइनोकोबालामाइन या हाइड्रोक्सीकोबालामाइन या मिथाइल कोबालामाइन जो भी बोल दो इसके अंदर आता है, ये जरूरी है डीएनए सिंथेसिस और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए, एंड ये फॉलिक एसिड के साथ काम करता है, एंड इसकी कमी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं। ठीक है, बस यही तो है, लिख दोगे हेमेटोनिक एजेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बात बराबर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब है कैसे करता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसे देखो मैंने यहाँ पे बताया है मैकेनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताया ये काम करता है, अब कैसे करता है मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल में होता है। अगर आपसे कोई एक चीज़ पूछा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आप वही चीज़ लिख दो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बराबर ही लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा, है ना। चलो, बस अंतर यही है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन है मतलब जैसे मेरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैं मान लो एक दवा है, मिथिलेश कुमार नाम का एक दवा है, मेरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ाना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे पढ़ाते हैं, तो एकदम घुस के एकदम मजा दिला के पढ़ाते हैं, समझ लो। हाँ, तो बस यही वाला अंतर है, तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, ज़्यादा नहीं। हेमेटोनिक एजेंट्स आर प्रीमियरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच कंडीशन, हाइपर, मुझे एक कंडीशन याद आ गया। एक दवा का फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो बड़ा इजी था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत डिफिकल्ट था। तो वैसे में मैं एक रील देखा, ऐसे कॉलर पकड़ा हुआ है एक बच्चा, है ना, और बोलता है मास्टर, लिख दिया ये वहाँ मास्टर है स्टूडेंट, ये 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है। रपेट रहा है, थोड़ा सा मैकेनिज्म एक्शन का बड़ा था, मुझे वो रील याद आ गई। मैं अपने टीचर के लिए जब मुझे मास्टर बोलता था ना, मैं भी कोलोजी पढ़ाते थे मास्टर, तो हमको बड़ा हंसी बढ़ता था, तो हम भी वो रील देख के हम भी स्टोरी लगा दिए थे कि ये 19-20 का फर्क है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली 19-20 का फर्क है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, उस समय हमको भी नहीं समझ में आया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन बताओ। चलो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया या आस्थमा, हेमेटोनिक एजेंट्स प्रीमियरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच कंडीशन, किस कंडीशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, बताओ। हेमेटोनिक एजेंट्स किस कंडीशन में इस्तेमाल होता है, तो अनीमिया के ट्रीटमेंट में, बताओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल का जवाब दो, विच विटामिन इज नोन एज मैचुरेशन फैक्टर फॉर रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के लिए मैचुरेशन फैक्टर कौन सा है, मैंने बताया मैचुरेशन फैक्टर 2 है, B9 एंड B12। बताओ भाई, सभी लोग क्वेश्चन बताओ। आप लोग आंसर करो, मैं पानी का व्यवस्था करता हूँ यार, मेरा मुंह सूखता है बहुत ज़्यादा, बोलते बोलते 10 बज गए रात। चलो, तो मैचुरेशन फैक्टर कौन सा है, तो विटामिन B12, बहुत बढ़िया, विटामिन B12 करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, डीएनए सिंथेसिस और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, तो डीएनए सिंथेसिस और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए बताओ, तो फॉलिक एसिड, विटामिन ई, जिंक, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो फॉलिक एसिड B9 डीएनए सिंथेसिस और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद करता है, मैचुरेशन में मदद करता है, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल आयरन प्रिपरेशन, इसमें से कौन सा ओरल आयरन प्रिपरेशन है, समझ रहे हो, टॉप 20 करने में थोड़ा आपको भार लग रहा होगा, परेशानी लग रही होगी, लेकिन ये 1 मैन आर्मी है भाई, 1 मैन आर्मी समझते हो, एक तीर से 3 निशाना लग रहा है, लॉन्ग भी बनाओगे, शॉर्ट भी बनाओगे, ऑब्जेक्टिव भी बनाओगे। अब अगर जो हेमेटोनिक एजेंट पे शॉर्ट आ गया, इतना कहानी सुन ली है, तो 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन नहीं लिख पाओगे, कहीं नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। हम 4 लाइन पढ़ाएंगे ही तो 2 लाइन याद रहेगा आपको, इसीलिए हम थोड़ा बढ़ा के पढ़ाते हैं, ताकि आपका MCQ भी कवर होता है, और एक एक लाइनें भी ऐसी रखी जाती हैं जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं, मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरल आयरन प्रिपरेशन, बताओ। तो आराम से मैंने बताया था, फेरस लगा होता है, 8 लगा होता है लास्ट में। देखो फेरस सल्फेट ओरल है, बाकी सब ये आपका सब क्या है, हटाओ, ये ओरल नहीं है, पेरेंट्रल है, ओरल है आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमेटेनिक एजेंट, बताओ इसमें से कौन सा हिमेटेनिक एजेंट नहीं है। आयरन, B12, फॉलिक एसिड, पैरासीटामोल। बताइए भैया कौन सा नहीं है, तो पैरासीटामोल नहीं है। कहाँ से होगा पैरासीटामोल, है कि नहीं। हाँ चलो, तो एक बार मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना भाई, कमेंट में दिल बना देना कि हाँ सर हमने हिमेटेनिक एजेंट। अब ऐसा नहीं कि भाई सर फिर से पूरा पढ़े थे भूल गए, अरे भूल जाओगे, ये इंसान का नियम है, हमारा दिमाग है, आदमी है, रोबोट थोड़ी है कि एक बार सेव हो गया तो पूरा एकदम डिट्टो निकल जाएगा। हाँ इतना हो गया कि सर हिमेटेनिक आएगा तो लिख देंगे, बस अपन को यही चाहिए, अपन को यही चाहिए, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। हाँ और बीच बीच में मैं क्वेश्चंस आपको जो अगले 15 दिन 10 दिन जो भी समय है आपके पास, जो क्विज प्रैक्टिस करोगे ना सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर, वो आपको सब याद दिलाता रहेगा, टेंशन ना लो, हर दिन हिमेटेनिक से क्वेश्चन रहेंगे। क्लासिफिकेशन का हर एक पार्ट जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो सब रिवीजन होता रहेगा क्विज में। तो जो लोग क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, कल से फिर से क्विज स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे रहता है वहाँ क्विज, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। चलो भाई एंटी कोएगुलेंट्स समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कितना तारीख है आज, 19 तारीख है, कल लास्ट डेट है 20 तारीख, फिर ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर ऑफर खत्म हो जाओगे। तो अभी ही मेडिसिन कूपन कोड है, जो लोग बच्चे हुए हो जाके सेंट्रल फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना और ले ही लेना, है ना। हाँ क्योंकि वो क्विज आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, एग्जाम के बाद और भी चीज़ें आप सीखते रहोगे वहाँ पे। चलो भाई एंटी कोएगुलेंट्स पढ़ते हैं, ओके। हेमेटेनिक आएगा तो लिख देंगे, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए अपन को, यही चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मजा आ जाएगा। D-Pharma पास करने का कोई खुराक दे दीजिए, ये क्या दे रहे हैं, ये भी तो खुराक ही है। चलो एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं, ऐसी दवाएं, एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं सर, तो एंटीकोएगुलेंट्स ऐसी दवाएं होती हैं जो प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट, कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि एंटीकोएगुलेंट्स आर द मेडिसिन दैट हेल्प प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, यानी एंटीकोएगुलेंट ऐसी दवाएं होती हैं जो रक्त के थक्कों को बनने से रोकती हैं, यानी रक्त को थक्का नहीं बनने देती हैं, ब्लड क्लॉट नहीं होने देती हैं। तो एंटीकोएगुलेंट्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉट के बनने की प्रक्रिया। दे आर गिवन टू पीपल एट हाई रिस्क ऑफ क्लॉट टू प्रिवेंट सीरियस कंडीशंस लाइक स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, यानी ये एंटीकोएगुलेंट है वो किन को दिया जाता है, तो ऐसे पीपल को दिया जाता है जिनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्ट्रोक, क्लॉट से क्या होता है पता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये मान लो हार्ट है, ये हार्ट है, ये कोरोनरी आर्टरी है, अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गए, अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, किस वजह से, यही क्लॉट बनने की वजह से, अंदर में ही थ्रोम्बस बन गए और क्लॉट हो गया, तो सोचो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर मान लो ब्रेन में कोई ब्लड वेसल्स, ब्रेन की कोई आर्टरी है, सेरिब्रल आर्टरी है जो कि ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है, उसमें क्लॉट बन के फंस गया और पहले से ही कोलेस्ट्रॉल वगैरह बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं ब्रेन अटैक आएगा, हार्ट अटैक आएगा। तो वैसे सिचुएशन में एंटीकोएगुलेंट ड्रग का यूज किया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना बने, अगर एक बार अटैक आ गया है तो फर्दर फिर से अटैक ना आए, ठीक है। हाँ क्योंकि एक बार क्लॉट बनता है तो बार बार बनने का प्रक्रिया होता है, समझ रहे हो बात को। यस तो वही बोल रहा है, दे आर गिवन टू पीपल एट हाई रिस्क ऑफ क्लॉट्स टू प्रिवेंट सीरियस कंडीशंस लाइक स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, यानी इन्हें उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें थक्का बनने का उच्च जोखिम होता है ताकि स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थितियों से बचा जा सके। यानी कि एंटीकोएगुलेंट्स ऐसे मेडिसिन होते हैं दैट हेल्प प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, जो कि ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करते हैं। दे आर गिवन टू पीपल एट हाई रिस्क ऑफ क्लॉट, है ना, जिनको हाई रिस्क है क्लॉट बनने का, जिसमें स्ट्रोक और हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो प्लेटलेट की कहते यही क्लॉट, आपके जो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, एक्चुअली यहाँ पे वो ब्लड क्लॉट नहीं दिखाया गया है, मैं क्लॉट दिखाऊंगा जो कि कोएगुलेशन की वजह से होता है, यहाँ पे एक्चुअली अलग चीज़ दिखाया गया है। एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाइए भैया। हार्ट अटैक ड्यू टू क्लॉट फॉर्मेशन, ये देखो, ये देखो आपका क्लॉट बनने की वजह से हार्ट अटैक आ गया, ये होता है क्लॉट, एक्चुअल क्लॉट यहाँ पे ये वाला इमेज लगेगा, आप समझोगे। हार्ट अटैक आया हुआ है क्लॉट बनने की वजह से, समझना होता क्या है एग्जैक्टली होता है कि पहले से यहाँ प्लेक बने हुए थे,
पहले से यहाँ क्या बना, प्लेक, प्लेक मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है जो पीला पीला, पहले से रास्ता नैरो था और किसी दिन वो अचानक से वो क्लॉट बन गया अंदर में, जिसको थ्रोम्बस कहते हैं, ब्लॉक हो गया, यहाँ हार्ट मसल डैमेज होने लग गए। समझ रहे बात को? ताकि और क्लॉट ना बने तो वैसे कंडीशन में एंटीकोएगुलेंट ड्रग दिए जाते हैं। तो एंटीकोएगुलेंट्स आर द मेडिसिन दैट हेल्प प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। दे आर गिवन टू पीपल हाई रिस्क, जिनको क्लॉट बनने के ज़्यादा रिस्क हैं, ताकि क्लॉट ना बने, जैसे कंडीशंस लाइक स्ट्रोक और हार्ट अटैक वाले पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को? यस। A blood clot is a seal created by blood to stop bleeding from wounds. एक्चुअली ब्लड क्लॉट सिर्फ यहीं पे नहीं बनता है, और यहाँ पे भी बनता है, जैसे घाव वगैरह है, घाव वगैरह कहीं मतलब मान लो कहीं पे जख्म हो गया, कहीं सेल टिश्यूज डेड हो, मतलब इंजरी हो गई, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो को रोकने के लिए भी क्लॉट बनता है। तो वो क्लॉट बनना अच्छी बात है, लेकिन अंदर में क्लॉट बनना नॉट गुड, ये जानलेवा होता है। रक्त का थक्का एक सील भी होता है जो घाव से रक्तस्राव को रोकने के लिए बनता है। अब देखो ये एंटीकोएगुलेंट्स, अगेन इसके भी क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना बाप रे बाप इतना सारा सर लिख पाएंगे नहीं, लिख पाओगे, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा 2-4 ड्रग बता देता हूँ, वो तो लिख दोगे, ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, थोड़ा बहुत तो लिख पाओगे। हाँ बताओ क्या लिख पाओगे। मैंने बताया देखो एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं 2 तरीके के, एक होता है पेरेंट्रल्स, एक होता है पेरेंट्रल, जो हाईलाइट कर रहा हूँ बस उतना याद करो, पेरेंट्रल और ओरल, पेरेंट्रल और ओरल। अब ये पेरेंट्रल क्या होता है सर, पेरेंट्रल इंजेक्शन फॉर्मुलेशन होते हैं, ओरल मतलब जो ओरली लिया जाता है। अब एक होता है इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, जो इनडायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनिबिट करते हैं, और एक होता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, है ना। जो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स होते हैं, आप बस कुछ नहीं, एक ड्रग याद रख लो, हिपैरिन, ये एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट भी है, और हिपैरिन बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस हिपैरिन याद रखना है। आपको मन है तो सब में पैरिन पैरिन वर्ड लगा हुआ है, देखो इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नॉरएड्रोपैरिन, है ना, डेल्टा पैरिन, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पैरिन वर्ड याद रखना है, हिपैरिन याद रखो बस। आप 2 ड्रग का नाम लिख देना, काम हो जाएगा आपका। जो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनिबिट कर रहा है, जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहा है उसमें लिपोरिडीन आता है, लिपोरिडीन और बी वेलारुडीन, बी वेलेरुडीन, है ना, बी वालिरुडीन। ठीक है, हो गया। फिर अब ओरल की बात करें तो ओरल में एक होता है कॉमेरिन डेरिवेटिव, कॉमेरिन डेरिवेटिव में वेरी इंपॉर्टेंट वारफरिन सोडियम, हर चीज भूल जाओ, वारफरिन सोडियम को मत भूलो। पेरेंट्रल होता है हेपेरिन, जबकि इंजेक्शन फॉर्मुलेशन है, जबकि ओरल होता है वारफरिन सोडियम। कितनी बार पूछा हुआ है न जाने, इसको मैं स्टार मार्क लगा देता हूं, है ना, बहुत बार पूछा हुआ है कि भाई ऑब्जेक्टिव में वारफरिन सोडियम किस प्रकार का एंटीकोएगुलेंट है, ओरल या पेरेंट्रल, तो ओरल एंटीकोएगुलेंट है, यह एक एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, हाँ बस, आप कोई और नहीं लिखोगे चलेगा, कॉमरिन डेरिवेटिव में एक ड्रग का नाम लिख देना, कॉमरिन डेरिवेटिव, काम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर्स, जिसमें आपका रीवारोक्साबेन होते हैं। ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में डेबिस्ट्रन वगैरह, डेबिगाट्रन वगैरह होते हैं, तो ये लिख सकते हो 1-2 को, बस इतना ही लिखना है, बाकी ये सब इनविट्रो वगैरह छोड़ भी सकते हो, जैसे इनविट्रो में आपका हिपैरिन वगैरह आता है, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यानी ओरल और पेरेंट्रल वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, यानी पेरेंट्रल में आपको 2 चार्ट बना देना है, 2 कॉलम बना देना है, एक इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। इनडायरेक्ट में आपके हिपैरिन आते हैं, एनोक्सापैरिन आता है, रेविपैरिन आता है, सफिशिएंट है। डायरेक्ट में लिपोरिडीन एंड बी वेलारुडीन, एंड कॉमरिन डेरिवेटिव जो ओरल है उसमें कॉमरिन डेरिवेटिव में वारफरिन सोडियम। अगर आप चाहो कि नहीं भैया हमको सिर्फ ओरल में हमको सारा नहीं लिखना है, एक एग्जांपल लिख दो ओरल के अंदर, इतना क्लास भी मत बनाओ, सीधा लिख दो वारफरिन सोडियम, काम हो जाएगा, वारफरिन सोडियम। ठीक है, हाँ बस हो गया। इथाइल बिस्को क्या कहते हैं, बिस्कोनियम एसीटेट वगैरह लिखना है तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखो, और ऐसा नहीं है कि अगर जो डेफिनेशन क्लासिफिकेशन कुछ लोग बोलते हैं सर हमको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद नहीं इसलिए नहीं लिखे, नहीं, जितना याद है जैसे याद, अगर आप ऐसे क्लास भी बना दोगे ना 2-3, बस नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके एग्जाम्पल लिखने की मतलब समझ रहे हो, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आधे तो मिलेंगे। क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ, तो चार्ट बनाने का प्रयास करना है, चार्ट नहीं तो पॉइंट वाइज ही लिखना है, लेकिन लिखना है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दे इनिबिट क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द ब्लड, ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर को इनिबिट करते हैं। दे ब्लॉक प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन, कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं जो क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करते हैं, या उन प्रोटीन की क्रिया को अवरुद्ध करते हैं जो थक्का बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। दे डिले द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, यस ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को डिले करता है। दे हेल्प प्रिवेंट हार्मफुल क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स, है ना, आपके ब्लड वेसल्स में हार्मफुल क्लॉट को बनने से रोकते हैं। अब जैसे देखो टाइप्स एंड मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं। अब टाइप्स में जैसे इंजेक्टेबल में मैंने बताया हिपैरिन होता है,
और विटामिन के एंटागोनिस्ट जो कि ओरल होता है वारफरिन, वारफरिन होता है ओरल, इंजेक्टेबल मतलब पेरेंट्रल, ठीक है। ये एग्जाम्पल में हेपेरिन है, इनॉक्सापेरिन है। ये क्या करता है, एक्टिवेट्स एंटी थ्रोम्बिन, इनहिबिट्स थ्रोम्बिन, है ना, जो कि काम करता है थ्रोम्बिन को इनहिबिट करके। एंड जो वारफरिन है ये विटामिन के एंटागोनिस्ट है। एक बार सवाल आया हुआ था कि जो वारफरिन है ये ओरल एंटीकोएगुलेंट है, बताओ ये कैसे काम करता है। आपका दो ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कुछ याद रखें ना रखें, एंटीकोएगुलेंट जो है हेपेरिन और वारफरिन। इसके क्लासिफिकेशन को मैं बोल देता हूं, आप बस एक बार पढ़ लेना, रटना नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। हमको नहीं लगता है कभी लॉन्ग क्वेश्चन में एंटीकोएगुलेंट पे क्लासिफिकेशन आएंगे, लेकिन एक बार पढ़ाया इसलिए क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं मेरे दोस्त। वारफरिन सोडियम, समझ रहे बात को? हाँ, तो अगर थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे तभी तो 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर एंटीकोएगुलेंट आ जाएगा, 2-4 चीज लिख पाओगे। हाँ भैया, हेपेरिन क्या होता है, इंजेक्टेबल होते हैं। वारफरिन क्या होता है, ओरल होता है। ये विटामिन के एंटागोनिस्ट होता है, ये ब्लॉक करता है विटामिन के को, ठीक है, जिससे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 इस सबको डिक्रीज करता है। तो आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, बस इतना लिख दो कि ये विटामिन के एंटागोनिस्ट है, हो गया, काम बन जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, चलो जवाब दो, आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन? मेन पर्पस क्या है एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन का? टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्या ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है? नहीं भैया, सबका मतलब भी पढ़ लोगे तो एग्जाम में आपके पासिंग नंबर आ जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हर चीज रटना है, अगर आप क्लास सुन भी लोगे तो पास कर जाओगे, लेकिन सुनो, अब सुनेगा ही नहीं कोई, यहां तक पहुंचा ही नहीं होगा। शुरुआती 2-4 पार्ट बड़े जोश में देखो, शुरुआत में 1000 आदमी देखता था, अभी 700 आदमी देख रहा है, अंतर है मेरे दोस्त। और यही 700 आदमी रिजल्ट मारेगा, ठीक है। वो 1000 आदमी जो था, 300 आदमी यहीं पे छट गया ना, समझ रहे बात को? हाँ, तो जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हो अंतिम तक, भले लाइव नहीं देख पा रहे, रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, लेकिन आप जो लास्ट तक जुड़ा हुआ है, सुन रहा है, कम से कम जितना ही समझ में आ रहा है वो निकल जाएगा, जो छोड़ देगा वो फंस जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन? तो प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, यस, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। चलो, एंटीकोएगुलेंट्स आर मेनली गिवन टू पीपल एट हाई रिस्क ऑफ विच कंडीशन? एंटीकोएगुलेंट किस पेशेंट को दिया जाता है, किस में ज़्यादा रिस्क है, किस कंडीशन के रिस्क में? तो जिसको ज़्यादातर चांसेस हैं, है ना, किसको ज़्यादातर चांसेस हैं, क्या? जिनको आपके स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस हैं, ठीक है, स्ट्रोक्स या हार्ट अटैक के चांसेस हैं उनमें, ठीक है, स्ट्रोक्स या हार्ट अटैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन के एंटागोनिस्ट? इसमें से कौन सा विटामिन के एंटागोनिस्ट है? सवाल आया हुआ है, देखो। अगर मान लो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, तो क्या? अब देखो एमसीक्यू आ गया, कहां से आ गया भाई? मैंने बताया ना, विटामिन के एंटागोनिस्ट वारफरिन होता है, याद कर लो, कुछ हो न हो। विटामिन के को इनहिबिट करता है, ओरल होता है वारफरिन। पूछा हुआ सवाल है तो बनाना करना पड़ेगा ना, बस यही है। चलो, तो ओवरऑल एंटीकोएगुलेंट्स को एक बार थोड़ा रिपीट कर देते हैं। एंटीकोएगुलेंट ड्रग क्या होते हैं? ऐसे मेडिसिन होते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉट को। हाई रिस्क जिनको होता है क्लॉट बनने का, जैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे सिचुएशन से बचने के लिए दिया जाता है। एंड ब्लड क्लॉट अच्छा भी है, लेकिन बॉडी से बाहर जब इंजरी होती है तो वहाँ पे ब्लड को स्टॉप करने के लिए भी दिया जाता है। इसके क्लासिफिकेशन हमने देखे, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आपको मैंने बताया, हिपेरिन और वारफरिन बताया। शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, एंटीकोएगुलेंट लॉन्ग में नहीं है पूछा जाता है, ठीक है। चलो, आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगले क्लास का क्वेश्चंस रहेगा ब्रोंको का डायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अच्छे से पढ़ेंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बिल्कुल, हम कह रहे हैं आपने 3 दिन के अंतर्गत, 3 से 4 दिन, 3 दिन बोल दो ना, 20, 21, 22, आप देखना कोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा, एमसीक्यूज स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट्स आपको मिलता रहे, टाइम टू टाइम आप चीज़ों को इन्फॉर्मेशन लेते रहें। एंड सभी लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइए। एंड जो लोग क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्विज खेल रहे हैं, जरूरी है क्विज खेलना। क्विज खेलने से आपके हर रोज़ नॉलेज इंक्रीज होंगे। एग्जाम ओरिएंट, अभी के टाइम पे एग्जाम में मदद मिलेगा, उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। 10 ही क्वेश्चंस रहेंगे उसके बाद, लेकिन वो 10 मिनट का समय आप कभी भी निकालो। 10 घंटे का टाइम रहेगा, उसमें से कभी भी 10 मिनट निकालना है, और वो 10 मिनट हर रोज आपको 10 बातें सिखा के जाएगा। एंड मजा आएगा आपको।
है ना। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं प्ले स्टोर पे जाइए, सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करिए, देन क्विज में आप एनरोल कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है, यानी कि 299 की जगह पूरे 1 साल के लिए मात्र 199 लगेगा। मेडिसिन कूपन कोड उपयोग करना ना भूलिएगा, ठीक है। हाँ, उससे 100 रुपया फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।